अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 16। मैं माजी के दरीचों में खो गया। हाँ, कभी थी कोई, लेकिन फिर वही इमारत और गुर्बत की दीवार। हम यूनिवर्सिटी फेलो थे। वो बहुत चाहती थी मुझे, लेकिन जब उसके सेठ बाप को पता चला तो उसने अपने कारिंदों के जरिए मेरी वो खबर ली कि याद रहे, और मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं उसकी बेटी के आसपास भी फटका तो फिर मेरी खैर नहीं। बाद में सुना है कि उसकी किसी बड़े सनतकार के साथ शादी हो गई थी। अब तो न जाने वो कहाँ होगी। उस वक्त तो छलावा चुप रहा, लेकिन सुबह मेरे दफ्तर के दरवाजे पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। मेरे स्टाफ में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि यूं डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देखकर भी मेरे ऑफिस का दरवाजा खटका सके। मैंने चौंक कर सर उठाया तो दरवाजे में वही खड़ी थी। हाँ, वो सादिया ही थी, मेरी पहली मोहब्बत। वो जरा भी तो नहीं बदली थी, बल्कि उसका सोगवार सा हुस्न और भी कुछ निखर गया था। मेरे हाथ से पेन छूट गया। सादिया, तुम यहां? वो झिझकती हुई अंदर आ गई, और फिर उसने जो बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने बताया कि वो अपने शौहर के साथ 6 महीने पहले तक एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन उसका बाप एक एक्सीडेंट में मारा गया। बाप की दौलत और जायदाद शौहर के कब्जे में आई तो उसने न जाने किन अल्लल्ले तल्ललों में उड़ा दी, और रफ्ता रफ्ता उसका रवैया सादिया से बदतर होता गया। बाप की मौत से ठीक 2 माह बाद उसने उसे तलाक का तोहफा देकर घर से निकाल दिया, और पिछले हफ्ते ही वो अपनी इद्दत खत्म करके नौकरी की तलाश में निकली तो उसे मेरा पता चला, और आज वो मेरे सामने बैठी थी। उसने अपने बाप के एक्सीडेंट की जो तारीख बताई थी वो ठीक उससे अगला दिन था जब मैंने अपने गले में ये सुर्ख धागा बांधा था। मैंने मशकूक नजरों से उसके पीछे सोफे पर अकड़ों बैठे उस शैतान के चेले को देखा, जिसने अपने कांधे उचकाए और मेरे दिल की जानिब इशारा किया। ये सच है कि जब से सादिया मुझसे बिछड़ी थी तब से लेकर आज तक मेरे दिल में उसके जालिम और अमीर बाप के लिए शदीद नफरत भरी हुई थी। दिन में कई मर्तबा ख्याल आने पर मैं उसका कत्ल भी करता था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं था कि वो इस बेचारी की जिंदगी ही तबाह कर डाले। मैंने सादिया को तो फौरन नौकरी पर रख लिया और उसकी नजरों में पड़ा एक पुरानी चाहत के फिर से जाग उठने का पैगाम भी पढ़ लिया, लेकिन उसके कमरे से निकलते ही मैं छलावे पर बरस पड़ा। वो कुछ देर इत्मीनान से मेरी कड़वी कुसैली बातें सुनता रहा, फिर इत्मीनान से बोला, बड़े नाशुक्रे हो यार कि ये भी तुम्हारे अपने दिल की एक छुपी हुई हसरत नहीं थी कि वो एक बार फिर से किसी पके हुए फल की तरह तुम्हारी आगोश में आ गिरे। सारी जिंदगी उसके लिए आहें भरते रहते, वो ठीक था, या ये बेहतर है कि वो 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहेगी। अब बनने की कोशिश मत करो। मैंने देखा था कि तुम किस तरह भूखी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। मैं लाजवाब सा हो गया। हाँ, मगर इस तरह, मेरा मतलब है उसकी जिंदगी बर्बाद करके। वो हंसा। एक बात याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारी आबादी तभी मुमकिन है जब तुम दूसरों की बर्बादी की फिक्र छोड़ दो। जाओ अब उसके साथ ऐश करो। मैंने गुस्से से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो ऐश करने की चीज नहीं है। तुम जानते हो मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं। वो भी जोर से हंसा। उफ, ये तुम इंसानों के चोंचले, मोहब्बत सच्ची हो या झूठी, तुम लोगों की हर मोहब्बत का अंजाम आखिरकार हवस ही होता है। तुम चाहो तो सच्ची मोहब्बत के नाम पर अपना मकसद हासिल कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। होना आखिर में वही है जो हम दोनों ही जानते हैं। मैंने लाजवाब होकर सर पटका। उसकी शैतानी दिमाग से लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। बहरहाल कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन मेरी जिंदगी में खुशगवार तब्दीली आने लगी थी।
सादिया आते ही मेरे दफ्तर और मेरे दिल का सारा निजाम यूं संभाला कि कुछ पल के लिए मेरी इस वीरान जिंदगी में भी बहार आ ही गई। चलावे के साथ मेरे मुआहदे को 6 महीने गुजर चुके थे और अभी 6 महीने मजीद बाकी थे। असगर साहब की दास्तान अभी जारी थी, लेकिन हमारी दूसरी रात भी इसी दास्तान गोई में सुबह के सफेदे में तब्दील हो रही थी। मजबूरन एक बार फिर हमें बातों का सिलसिला रोकना पड़ा। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और असगर साहब अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं चाहते हुए भी उनसे ये नहीं पूछ सका कि आखिर अब इस दरगाह पर उनकी मौजूदगी की वजह क्या है। मैं जानता था कि वक्त आने पर यह राज भी खुद ही खुल जाएगा और हो सकता है कि वो वक्त आज की तीसरी रात का ही हो, क्योंकि मुझे असगर साहब की दास्तान अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अगर मैं खुद आज से 6 माह पहले वाला साहिर होता तो मैं कभी भी उनकी सारी कहानी पर यकीन न करता, क्योंकि इस जदीद साइंसी दौर में ऐसी मनफी गैबी कुव्वतों का मौजूद होना आज खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सुल्तान बाबा हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में अज़ल से लेकर अबद तक नेकी और बदी की जंग जारी थी और जारी रहेगी, और फिर खुद हमारा नफ्स भी तो एक चलावा ही है, हमसे छल करने वाला, हमें फरेब और धोखे में रखने वाला। कैसा भी मुमकिन हो सकता है कि खुद हमारा नफ्स हमारे सामने कभी इसी चलावे की सूरत में आकर खड़ा हो जाता हो, जैसे असगर साहब वाला चलावा उनके लिए हजारों नफसानी तरगीबात लेकर आ खड़ा हुआ था। पता नहीं ऐसे और न जाने कितने सवालात थे जो मेरे जहन में एक अजीब सी उथल पुथल मचाए हुए थे। अब मुझे धीरे धीरे असगर साहब के पुरस्कार रवैये और नमाज के वक्त उनके गायब हो जाने की वजह भी समझ में आ रही थी। उन्होंने बताया था कि छलावा पिछले साल दिसंबर में उन पर वाजिया हुआ था और ये महीना भी दिसंबर का ही था। मतलब ये कि अभी उनके मुआहदे में कुछ दिन बाकी थे। असगर साहब रात भर के जगराते के बाद सोए हुए थे। मैंने दिन 11 बजे के करीब दरगाह का पानी वगैरह भरा और अभी मैं घड़ों और सराहियों को अंगूर की बेलों के नीचे रख कर खड़ा ही हुआ था कि करमदीन अपनी लंबी सी डांग लिए बड़े बड़े डग भरता हुआ दरगाह में दाखिल हुआ। सलाम अब्दुल्ला बाऊ, बड़ी और छोटी मालकन आई हैं। मैं चौंका। बड़ी मालकन और लारेब यूं अचानक? खैर तो है। लेकिन करमदीन के जवाब से पहले ही वो दोनों भी दरगाह के हाथे में पहुंच चुकी थीं। मैंने उन्हें सलाम किया और उनके साथ ही खड़े होकर दुआ पढ़ ली और खुद कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया ताकि वो अपने साथ लाई हुई चादर वगैरह चढ़ा सकें। इन मामलात से फारिग होकर बड़ी मालकन मेरी जानिब पलटी। भाई, ये तो बड़ी वादा खिलाफी हुई। तुमने वादा किया था कि हवेली का चक्कर जरूर लगाओगे, लेकिन लगता है तुम्हें हवेली के मकीनों से कुछ खास लगाव नहीं है। मैं कुछ हड़बड़ा सा गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं यहाँ दरगाह में मेरे अलावा एक मरीज भी मौजूद है। उसकी वजह से पांव कुछ बंधे हुए हैं, और फिर सच तो यह है कि मुझे यहाँ तन्हाई में बड़ा सुकून मिलता है। अलबत्ता मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है और बहुत जल्द वफा भी होगा। बस आप किसी खास मुद्दत की शर्त ना लगाएं, मेरी आपसे इल्तिजा है। वो मेरी लंबी तमहीद सुनकर मुस्कुरा दी। अपना दिफा करना खूब जानते हो। इतने में करमदीन ने उन्हें बताया कि वो परिंदों का दाना और चूरी तांगे से उतरवा लाया है। बड़ी मालकन ने उसे सारी चीजें सहन में लाने का कहा और मेरे सर पर हाथ फेर कर दुआ देकर आगे बढ़ गईं। लारेब, जो उनके 2 कदम पीछे खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी, आगे बढ़ आई। मैंने उससे पूछा, आप कैसी हैं? आगे तालीम जारी रखने की इजाजत मिली या नहीं आपको? वो मुस्कुराई। अभी मुकदमा जारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खान जी मान ही जाएंगे। वो खान साहब को खान जी कहती थी। जी, मुझे भी यही उम्मीद है। और सुना है कि आपको अपनी बात मनवाने के बहुत से गुर भी आते हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी। वही कच्ची जमीन से ताजा झरने के फूटने जैसी आवाज।
सच पूछें तो आपसे मिलकर एक नई ताजगी का एहसास हुआ है मुझे। मैं इससे पहले मजहब में इतनी ताकत और कशिश की कायल नहीं थी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि अभी खोज करने वाले बाकी हैं। फिर यकायक वो संजीदा हो गई। मुझे आपसे बहुत से सवाल करने हैं, साहिर से अब्दुल्ला तक के सफर के बारे में। आपकी अम्मी से ज़हरा के बारे में भी बहुत कुछ सुना है और मैं उस खुश नसीब की एक झलक जरूर देखना चाहूंगी जिसके रुख से मुनक्किस हुई धूप ने पल भर में आपकी काया पलट दी। क्या दुनिया में अब भी ऐसे मुकद्दर वाले होते हैं जो अपने जलवे में ऐसे मुझ से लिए फिरते हैं? लेकिन मेरे सारे सवाल हमेशा तशना रह जाते हैं। क्या आपके अंदर का मजहब आपको इन सवालों के जवाब देने से रोकता है, या आप भी मर्द औरत की तकसीम में पड़े रहते हैं? उसे अल्फाज बरतने का हुनर खूब आता था, तो गोया उस शोख अदा और चंचल हंसी के पीछे बहुत हसास ज़हन और गहरी सोच भी मौजूद थी। नहीं, मेरा मजहब मुझे किसी सवाल के जवाब से नहीं रोकता, और न ही औरत और मर्द की किसी तकसीम में ज़हनी तौर पर बटा हुआ हूं। सच तो यह है कि मैं तो अभी तक खुद सरापा सवाल हूं। जवाब देने के लिए जिस कामलियत की जरूरत होती है, मैं उससे भी कोसों दूर हूं। और शायद ये मुख्तसर जिंदगी सवालों में ही गुजर जाए। फिर भी अगर मेरे पास आपके लिए कोई जवाब हुआ तो मैं उसे आपके साथ बांटने से कभी बुखल से काम नहीं लूंगा। वो मेरी बात सुनकर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। तो फिर मैं कब तक तवक्को करूं अपने सवाल पेश करने की और आपके जवाबात मिलने की? याद रहे कि आपने भी खुद वक्त के मुख्तसर होने की पाबंदी भी बयान कर दी है। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। हाँ, वाकई ये कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही चंद लम्हों पहले अपने पैरों पर मारी है, लिहाजा वक्त का तयन खुद ही कर दें तो बेहतर है। मैं हाजिर हूं हर तरह से। उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया। तो फिर ठीक है, कल रात का खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे। मैं खान जी को आपकी आमद का बता दूंगी। वो खुद भी कई बार आपका पूछ चुके हैं। मैंने गौर से उसकी जानिब देखा। क्या आपके सवाल उनकी मौजूदगी में भी हो सकते हैं? और क्या खुद मैं उनकी मौजूदगी में आपको जवाब देने के काबिल हो सकूंगा? वो कुछ सोच में पड़ गई। हाँ, मुझे आपकी मजबूरी का अंदाजा है। आप खान जी के सामने बंधे रहेंगे। चलें, ये मसला आप मुझ पर छोड़ दें और इस बात का यकीन लेकर हमारे घर आइएगा कि मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगी। कुछ ही देर में बड़ी मालकन भी अपनी मसरूफियत से फारिग हो गईं और रुखसत होने से पहले उन्होंने एक बार फिर मुझे याद दिलाया कि अब उनके घराने वाले मुझे गैरों में शुमार नहीं करते, लिहाजा मैं भी अपने दिल और दिमाग में कोई गिरा बाकी ना रखूं। लारैब को मुझसे बातें करता हुआ देख चुकी थी, इसलिए उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई और मुझसे बोली, तुमने मेरे बुलावे को तो बड़ी खूबसूरती से टाल दिया, पर लारैब की दावत रद्द करो तो जानो, इसे भी तुम्हारी तरह लफ्जों से खेलने का हुनर खूब आता है। वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। मतलब उन्हें पता था कि लारैब मुझे कल रात हवेली मदऊ करेगी। बहरहाल अब तो मैं हाँ कह चुका था। इसी बार दौड़ में शाम भी हो गई और फिर असगर साहब ने भी मगरिब से जरा पहले ही अपने हुजरे से बाहर झांका। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि कब मैं इन रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होकर उनके सामने जाकर बैठूंगा और कब वो अपनी दास्तान मुकम्मल करेंगे। हैरतनाक बात यह थी कि ये तीसरी रात थी जब मैं पूरे 24 घंटों में सिर्फ 2-3 घंटों की नींद ले पा रहा था, लेकिन फिर भी थकावट और नींद के कुछ खास असर मेरे दिमाग और जिस्म पर तारी नहीं हो पाए थे। खुदा खुदा करके रात ढली और इशा की नमाज के बाद मैं उनके सामने इस बच्चे की तरह आ बैठा जिसकी कहानी पिछली रात आधी रह गई हो और उसने पूरा दिन इसी रात की आस में गुजार दिया हो कि आने वाली रात उसे फिर से ख्वाबों की उसी पुराने देश में ले जाएगी। असगर साहब ने गहरी सांस ली और सिलसिला दास्तान फिर से जोड़ा।
हाँ तो अब्दुल्ला मियाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि सादिया के आने से जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली तो आई, लेकिन एक और अजीब बात मैंने ये महसूस की। जिस सादिया को मैं इस शादी से पहले जानता था, जिसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का पहला इश्क और पहला जुनून था, और जिसके लिए कभी मैं माहिए बेआब की तरह तड़पा करता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों कड़ी धूप में, बरसती बारिशों में, सुबह शाम उसकी क्लास और घर के चक्कर लगाया करता था, उसके मुंह से बातें नहीं मोती झड़ते थे, और जिसके चंद बोल सुनने के लिए मेरी समायतें तरसती थीं, आज भी उसकी दिलकशी में कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन न जाने क्यों अब वो घंटों बोलती रहती थी, तब भी मेरे अंदर वो हलावत नहीं घोल पाती थी, जो पहले सिर्फ उसके मुंह से असगर का लफ्ज सुनते ही मेरी समाअत से मेरी रूह के आखिरी रेशे तक घुल जाता था। अब वो ज्यादातर अपने गुज़श्ता शौहर और उसकी बुरी आदतों का जिक्र करती रहती थी। वो उसे कितना सताता था और वो उसका कितना ख्याल रखती थी। उसने अपने शौहर की खातिर कितनी कुर्बानियां दी और वो किस कदर बेवफा निकला। न जाने उसकी सारी खूबसूरत बातें कहाँ खो गई थीं। वो मीर की रुबाई, वो ख़याम की गजल, वो तसव्वुर जानान की बातें, वो गिरती फुआर, वो रिमझिम जैसी बूंदों वाली बातें, जाने ये औरतों को गुजरती उम्र के साथ साथ कैसी कैसी नफ्सियाती मजबूरियां घेर लेती थीं कि उनके अंदर सिर्फ एक औरत ही बाकी रह जाती है। महबूबा न जाने कहाँ खो जाती है। सादिया के अंदर से भी मेरी वो दिलबर, वो लैला न जाने कहाँ चली गई थी। सिर्फ सादिया का जिस्म ही बाकी छोड़ गई थी। तब मुझे एक और भी अजीब सा इदराक हुआ कि वक्त के साथ साथ हमारी मोहब्बत के तकाजे भी बदलते जाते हैं, और ये कि इंसान एक बार जिस चाहत को बरसों पहले खो चुका हो, अगर कुदरत खुशनसीबी से उसे जिंदगी में दोबारा लाने का मौका फराहम भी करे, तो अक्लमंद वही है जो इस मोहब्बत को बस दूर ही से सलाम करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो हाल में अपनी मोहब्बत पाने के चक्कर में अपने सारे रिश्तों को गवा दे, वो एक एहसास भी खो दे जिसके भरोसे के सहारे वो आज तक जीता आया है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही माजरा चल रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचने लगता कि अगर सादिया उस वक्त मुझे मिल भी गई होती तो शायद आज 25 बरस बाद वो वैसी ही होती, लेकिन तब शायद मैं उसके साथ जिंदगी और वक्त गुजारने की वजह से उसकी इन जानलेवा तब्दीलियों को महसूस ना कर पाता, जो इस लंबी जुदाई की वजह से मैं महसूस कर सकता था। हो सकता है खुद मेरे अंदर भी कई ऐसी तब्दीलियां आ गई हों, जैसे मैं सादिया के अंदर महसूस कर रहा था। गोया मोहब्बत वही अच्छी जो वक्त पर हासिल हो जाए। शायद मोहब्बत के मामले में देर आए दुरुस्त आए वाला मुकाला दुरुस्त नहीं था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा था कि आखिरी मोहब्बत वही रहती है जो ला हासिल हो। जो हासिल हो जाए वो मोहब्बत तो हो सकती है, आखिरी मोहब्बत नहीं। मेरे अंदर से रफ्ता रफ्ता वो जुनून, वो तड़प और कसक खत्म होती जा रही थी जो किसी भी मोहब्बत नामी जज्बे का हासिल होती है। क्या वो सभी जोड़े जिन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाती है वो भी इसी तजर्बे से गुजरते होंगे जिससे मैं इन दिनों गुजर रहा था? क्या मोहब्बत धीरे धीरे यूं चटक कर टूट भी जाती है जैसे खुश्क और कमजोर शाखें? लेकिन वो मेरी मोहब्बत को यूं चटकते और तड़कते हुए देखकर खूब कह लगाता और मुझे ताने देता कि क्यों मैं न कहता था कि तुम इंसान कहीं टिक कर नहीं बैठ सकते। न तुम्हारे जज्बे लाफानी हैं और न तुम्हारा प्यार, न तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, न तुम लोगों को आज तक नफरत करने का सही ढंग आया है। तुम इंसान सिर्फ और सिर्फ जज्बाती पुतले हो, बस जिस तरफ की हवा देखी उसी तरफ के हो लिए। तुम्हारी हर मोहब्बत हवस का नतीजा है, वो तुम्हारी हर नफरत तुम्हारी जाती अना का शाखसाना होती है। एक दिन वो मेरी ऑफिस की अलमारी पर बैठा मुझे इसी तरह के तंज के तीरों से छलनी कर रहा था कि मैं आखिरकार भड़क उठा। तुम हमेशा हम इंसानों की गलतियां गिनवाते रहते हो, हमें इस कायनात के अर्जा तरीन मखलूक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हो। कभी अपने दामन में भी झांक कर देखा है?
तुम्हारे जद्द अमजद की गलती ने आसमान से जमीन पर ला फेंका तुम्हें, और अब तक तुम्हारा काम सिर्फ मुझ जैसों को शिकार बनाना है। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल की है तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे के सारे मुझ जैसे कमजोर और लाअकीदा हैं। हम में कुछ ऐसे भी हैं जिन पर तुम्हारा जादू जरा सा भी नहीं चल पाता। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया। गलत फहमी है तुम्हारी इस लागिर और बेईमान मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जिस पर मेरा सहर ना चल पाए। तुम सब मोम की वो नाक हो जिसे मैं जब चाहूं मरोड़ कर रख दूं। मुझे कभी आजमाने की बेवकूफी मत करना, हार जाओगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। नहीं, गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें है। तुम क्या समझते हो कि दौलत के अंबार लगाकर और हम जैसों को ऐशो इशरत में डालकर तुमने पूरी बाजी जीत ली है? नहीं, कुछ लोगों की मंजिल ये दौलत, ये ऐश नहीं है, कुछ और है। उसने गुस्से से मेरी मेज पर पड़ी सभी चीजें उलट दी। दौलत, ऐशो इशरत, तुम कम ज़र्फ़ों की तान हमेशा इन्हीं दो चीजों पर आकर क्यों टूटती है? और तुम इंसान जानते क्या हो दौलत और ऐश के बारे में? कहाँ आता है तुम लोगों को दौलत को बरतना और ऐश करना? तुम लोगों को जब भी जरा सा माल मुयस्सर आया तो क्या किया? 2-4 जाम उलट लिए या फिर 4 बाजियां खेल ली और अपनी पसंद का कोई एक जिस्म मुंतखब करके रात बिता दी। क्या है तुम लोगों की अयाशी, शराब, जुआ और औरत? बस यही अयाशी है तुम लोगों के नजदीक। आज तक उसने मुझे खूब जख्म लगाए थे, अपने तंज के तीरों से मुझे खूब छलनी किया था, लेकिन आज जब मैंने उसे अपनी एक ही ज़रब से यूं तड़पते हुए देखा तो मुझे बहुत मजा आया। वो मुसलसल चीख रहा था। तुम लोगों ने तो अपनी जन्नत का तस्वुर भी इन्हीं चंद आसाइशों से वाबस्ता कर रखा है। शराब, औरत, हीरे, मोती और जवाहर, कम ज़र्फ कहेंगे। फिर भी तुम लोग खुद को जन्नत का हकदार समझते हो। और तुम लोगों में से कुछ दोगले वहां ये सब कुछ पाने के लिए चंद दिन यहाँ की जिंदगी में इन चीजों से दूर भागते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि ये चीजें यहां मुयस्सर हों या वहां, मकसद तो एक ही हुआ ना? फिर ये नेक और जाहिद बनने का ड्रामा कैसा? और ये जो तुम्हारे अंदर कुछ लोग बराए नाम अपने रब की अतायत का डकोसला करते रहते हैं, उन्होंने तो अपने रब को जाना ही कब है? तुम सब किसी एक रहमत के सदके जी रहे हो, दुनिया भी पा रहे हो और दीन के ठेकेदार भी बने फिरते हो। पता नहीं खुदा ने क्या सोचकर तुम जैसों को इस दुनिया की खिलाफत सौंप दी, जबकि सच तो ये है कि इंसान जैसा कम हिम्मत, बुज़दिल, एहसान फरामोश, झूठा, धोखेबाज, मकार और फरेबी इस पूरी कायनात में इस रूए जमीन पर और कोई नहीं है। मैंने उसकी जुबान से लुत्फ लेते हुए कहा, बोलते रहो। तुम्हें यूं हकीर इंसानों की तरह तड़पते और गिले शिकवे करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चमकर मेरी जानिब देखा और फिर समझ गया कि आज मैं उसके साथ खेल खेल रहा हूं। वो जला सा गया। लानत हो तुम पर, वाकई तुम इंसान बड़े चालबाज होते हो। आज तुमने मुझे भी अपने रंग में रंग लिया। चलो आज मैं तुम्हें असल अयाशी की एक हल्की सी झलक दिखलाता हूं। क्या याद करोगे? कभी जिंदगी में एक असल दोस्त से भी वास्ता पड़ा था तुम्हारा। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। असल अयाशी? मैं कुछ समझा नहीं। उसने तंज से मेरी जानिब देखा। हाँ, ऐसी अयाशी जो तुम जैसों के ख्वाबो ख्याल में भी ना हो। तुम लोग औरत को ही दुनिया की सबसे नाकाबिले हसूल मखलूक समझते हो ना, और उम्र भर उसी के हसूल के लिए बेईमानियां करते और एक दूसरे का गला काटते रहते हो, और बदले में पाते क्या हो? सिर्फ एक आध जिस्म, और फिर उससे भी 2-4 साल के अंदर उगता जाते हो। सारी मोहब्बत, सारा इश्क खुश्क मिट्टी की तरह झड़ जाता है, और फिर बाकी सारी उम्र दूसरी औरतों को देख देख कर होंठ पर जुबान फेरते रहते हो। कभी कभी किसी फिल्म एक्ट्रेस पर फिदा होते हो और कभी किसी मॉडल के तस्वुर में ही जिंदगी गुजार देते हो।
آج میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تمہیں آج تک زندگی میں ایسی جتنی عورتیں یاد ہیں جن کو تم کبھی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سب کی اپنے ذہن میں ایک فہرست بنا لو۔ اگلے چند گھنٹوں میں تم ان سب کے ساتھ کچھ وقت گزارو گے، چاہے وہ ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو، کہیں کی بھی فلم سٹار ہو، ماڈل ہو، کتنی ہی مشہور اور ناقابل حصول کیوں نہ ہو، یا پھر چاہے کتنے ہی ہزار پردوں میں کیوں نہ چھپی بیٹھی ہو، آج وہ تمہاری دسترس میں ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر کچھ جھیپ سا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسی حرکتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ اس نے میری بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ اف، یہ انسان چاہے دل میں لڈو ہی کیوں نہ پھوٹ رہے ہوں، ہونٹوں پر بناوٹ جیسا انکار ہی رہتا ہے۔ اچھا چلو، تمہارے اطمینان کے لیے یہ بتا دوں کہ ہوگی اصل میں وہ تمہاری بیوی ہی، یعنی ذہنی طور پر تم کسی بھی عورت کو برتو، جسمانی طور پر وہ ہوگی تمہاری اپنی ہی عورت۔ لہٰذا اب خواہ اپنے ضمیر نامی اس فضول احساس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں گناہ سے روک تو نہیں پاتا، ہاں البتہ اس کا مزہ ضرور کرکرا کر دیتا ہے۔ لہٰذا مزہ کرکرا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو تاکہ میری گرفت اس پر مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے، اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں ایسے تماشے ہر کسی کو نہیں دکھاتا۔ میں اسی شش و پنج میں گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر کی جانب روانہ تھا۔ میں نے ایسی عورتوں کی اپنے ذہن میں فہرست بنانے کی کوشش کی جو زندگی کے کسی بھی دور میں کسی بھی طرح میرے لیے باعث کشش رہی ہوں، لیکن اس مقام پر بھی مجھے چلاوے کے سامنے شرمندگی ہی اٹھانی پڑی۔ اس دن خود مجھ پر بھی انکشاف ہوا کہ میں نے آج تک کسی قدر بے رنگ زندگی گزاری تھی۔ سوائے ایک آدھ فلم ایکٹریس کے مجھے کوئی عورت یاد ہی نہیں آئی، اور اس شیطان کے چیلے نے میری بے ذوقی پر اپنا سر پیٹ لیا۔ اسی خجالت میں نے گھر میں قدم رکھا تو استقبال کرنے والی پہلی وہی فلم ایکٹریس تھی۔ میں پوری طرح ہوشیار ہونے کے باوجود اسے اتنے اپنے قریب پا کر حیرت کے جھٹکے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر جب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ سعدیہ تھی، اور پھر جس نے مجھے پہلا جام پیش کیا وہ میری سہاگ رات والی میری بیوی تھی۔ لیکن جس نے میری ٹائی کھولی اور کوٹ اتار کر کھونٹی پر ٹانگا وہ شبانہ تھی۔ پھر جس نے پیار سے میرے بال سہلائے اور میرا سر اپنی گود میں رکھا وہ مشہور ماڈل تھی، جس کے بل بورڈز میں ہمیشہ پہلے دفتر سے واپسی پر بس کی کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر جس نے میرا لباس تبدیل کروایا وہ کوئی اور تھی، اور جس نے خوابگاہ کی بتیاں مدھم کی وہ کوئی اور۔ یوں وہ رات میری زندگی کی ایسی رات تھی جب خود مجھے بھی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے دل میں دبی اور چھپی ہوئی بے شمار اور بے پناہ چاہتوں کے بارے میں پتا چلا۔ کیسی رنگین اور کتنی سنگین رات تھی وہ۔ اور پھر مجھے ایک اور حقیقت کا ادراک بھی انہی دنوں میں ہوا کہ عیاشی صرف ہمارے ذہن کی ایک اختراع ہے۔ ہمارے جسم کے اندر امڑتے مختلف ہارمون اور ان مادوں کی کارستانی ہے جنہیں ہمارا ذہن کنٹرول کرتا ہے۔ گویا ہم اپنے ذہن پر قابو پانا سیکھ لیں تو ہر عیاشی خود ہمارے در کی دربان بن سکتی ہے۔ شرابی کو جام کا نشہ، جواری کو اپنی بازی کی لت، اور عورت کی تلاش میں بھٹکنے والوں کے لیے جسم کی لذت کا سرور۔ یہ سارا کھیل ہی ذہن کا ہوتا ہے، اور اگر ذہن یکسو نہ ہو تو ان سب عیاشیوں کی انتہا بھی اسے ایک ذرا برابر بھی لذت نہیں دے سکتی۔ لیکن عبداللہ میاں، اس انسانی فطرت کا کیا کریں کہ ہر چیز کی زیادتی اور اس کا آسان حصول ہی ہمارے دل کو اس نعمت سے اچاٹ کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ سو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر انہی دنوں ایک اور مصیبت طوفان کی طرح میرے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے در و دیوار کو لرزا گئی۔ میری چھوٹی بیٹی عظمیٰ نے ضد کر کے اسی لوفر سے شادی کر لی، اور میرا داماد میرے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے کاروبار میں شریک بن گیا۔ دونوں مل کر زمین کی خرید و فروخت کا دھندا کرنے لگے، اور پھر ان کی نظر شہر کے سب سے اہم مرکز میں ایک قیمتی پلاٹ پر پڑ گئی۔
انہوں نے اپنی ہر ممکن اور سر توڑ کوشش کر لی، لیکن اس پلاٹ کا مالک اپنی زمین بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ دراصل اسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اس زمین پر بچوں کے لیے پارک بنانا چاہتا تھا، لیکن ان دولت کے پجاریوں کو یہ کہاں قبول تھا کہ وہ سونے جیسی زمین کسی پارک کی تعمیر کے لیے چھوڑ کر ضائع کر دی جائے۔ سو میرے بیٹے اور داماد دونوں نے اس پلاٹ کے مالک سے آخری بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد وہ شخص اس بات پر اڑا رہا۔ بحث گرما گرمی میں تبدیل ہو گئی اور میرے داماد نے مشتعل ہو کر اپنے کوٹ کی جیب سے پسٹل نکالا اور 6 کی 6 گولیاں اس بے گناہ کے سینے میں داغ دیں۔ مالک زمین وہیں ٹھنڈا ہو گیا اور میرا داماد اور میرا بیٹا دونوں فرار ہو گئے۔ لیکن کب تک چھپتے؟ مقتول کے ورثہ بھی بہت اثر رسوخ والے تھے۔ انہوں نے عدالت سے میرے داماد اور بیٹے کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ لے کر ہی دم لیا۔ میری بیوی یہ سنتے ہی ایسی بستر پر گری کہ پھر فالج کے اثر سے نکل ہی نہیں پائی۔ میرا سارا گھر یوں بکھر گیا کہ پھر کبھی سمٹ نہ پایا۔ میں نے پھر اپنے اسی دوست کی طرف مدد کے لیے دیکھا جو شاید کہیں نہ کہیں خود ہی میری ساری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ تب اس نے یہ کہہ کر میرے ہوش اڑا دیے کہ وہ اپنی سے ایک کوشش تو کر کے دیکھے، لیکن اگر میرے بیٹے اور داماد کی سانسیں اس دنیا میں اتنی ہی لکھی ہیں تو پھر وہ کبھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ کسی کی جان قبل از وقت لے تو سکتا ہے لیکن کسی کی سانسیں بڑھا نہیں سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں قدرت نے صرف اپنے اختیار میں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ میں اس پر بہت برسا کہ اس سے پہلے اس نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جب بیٹے اور داماد دونوں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے میں سینٹرل جیل کے باہر کھڑا تھا۔ میں نیم پاگل ہو چکا تھا اور میرے گھر میں موت کا وہ ماتم اور سناٹا چھایا کہ پھر ہم میں سے کوئی بھی مسکرا نہ سکا۔ بڑی بیٹی نے چند دن صبر کیا اور پھر وہ بھی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ جانے کہاں نکل گئی۔ میری دولت میں جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اس سے کہیں تیزی سے میں اپنے سارے رشتے ایک ایک کر کے کھوتا گیا۔ مجھے اس دولت، اس عیش و عشرت کی زندگی اور خود اپنے وجود سے نفرت سی ہو گئی۔ مجھے چھلاوے کی شکل بھی اب ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن میں اس معاہدے کی وجہ سے معذور تھا۔ اور پھر آخرکار اس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور وہ ہر وقت مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہونے میں صرف 2 ماہ ہی باقی رہ گئے ہیں، لیکن میں نے اب تک ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں کیا اس کے لیے، لہٰذا اب یا تو میں معاہدے میں 1 سال کی توسیع کر لوں یا پھر اس کا کم از کم ایک بڑا کام ضرور سر انجام دوں۔ میں نے اس کو صاف بتا دیا کہ میں اب اس معاہدے سے بیزار ہو چکا ہوں، لہٰذا وہ اپنا کام بتائے تاکہ میں اسے انجام دے کر اس دھاگے کو کاٹ دوں اور عمر بھر کے لیے اس عذاب سے اپنی خلاصی کروا لوں۔ اس نے پھر مجھے احسان فراموش ہونے کا طعنہ دیا، لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار اس نے وہ کام مجھے بتایا اور مجھے اس درگاہ پر وہ عمل سر انجام دینے کے لیے بھیج دیا جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گا۔ تب سے لے کر اب تک میں یہیں اس درگاہ پر پڑا ہوں۔ دیکھو کہ اب کب مجھے اس کی جانب سے آخری حکم ملتا ہے اور کب میری آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں آتا ہے۔ ویسے بھی میری آزادی میں اب صرف 29 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اصغر صاحب نے اپنی داستان ختم کر کے اس طرح ایک لمبا سا سانس لیا جیسے ان کے دل پر رکھا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ صبح کی سفیدی کے آثار نظر آ رہے تھے اور دور نیچے گاؤں کی مسجد سے صبح کی اذان کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر اصغر صاحب سے پوچھا، لیکن وہ آخری حکم کیا ہے جس کے لیے آپ کو اس درگاہ میں بھیجا گیا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں؟ قتل، اصغر صاحب نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں ایک قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ قتل؟ لیکن کس کا؟ انہوں نے لمبی سی سانس بھری۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا ہے کہ وقت آنے پر مجھے خود پتہ چل جائے گا۔
لیکن میں نے اپنی ساری کہانی منو اس لیے سنا دی ہے کہ اس دنیا میں صرف تم ہی وہ واحد شخص ہو جس نے میرے علاوہ اس چلاوے کا کوئی روپ دیکھا ہے۔ یہ پے در پہ حیرت کا دوسرا جان لیوا جھٹکا تھا میرے لیے۔